ये है आपका एलिमेंट का सिंबल ZXA, where Z is a atomic number या number of protons. Z is a atomic number और number of proton and it will be equal to number of electron and A is atomic mass that is equal to number of proton and number of neutron. क्लियर है? अब आपको बताने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले बताना है आपके लिए ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 816 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 8 को 16 लिखा है, इसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? 8। एटॉमिक मास कितना है? 16। तो एटॉमिक जो नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 8। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? 8। और 8 + 8 16, इसका मतलब न्यूट्रॉन भी कितने हैं? क्लियर है? इसके आइसोटोप देख लेते हैं। 8 को 16। अब मुझे बता दो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? Number of electron would be number of proton, and number of neutron would be खाली नंबर बताने क्या आएगा? ये 3 बॉक्स फिलअप करने हैं, कितने कितने आएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें? इसमें 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 9। वेरी गुड। नेक्स्ट, 12 मैग्नीशियम 25, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 मैग्नीशियम 25, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, 12 एंड 13, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ेंगे 13 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा। क्लियर? ब्रोमीन 35 80 कितना आ जाएगा? कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 45। ये 35 है, ये 35 है। अब ये आपका आना चाहिए कितना? 80। 35 में क्या ऐड करेंगे कि 80 आ जाएगा? 45। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ ब्रोमीन इज 45। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन माइनस कितना जाएगा? इफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35, देन क्लोरीन आयन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? क्या बोले सर? क्लोरीन आयन का नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है इफ द मास ऑफ क्लोरीन इज 35। 35 क्लोरीन आयन का नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का? 17। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। इसका मास कितना है? 35 प्रोटॉन। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, बिकॉज़ 17 + 18 35। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने इलेक्ट्रॉन 17 होने चाहिए, लेकिन ये क्या है? आयन। मतलब जब नेगेटिव आयन होता है तो एक ज्यादा होता है कि एक कम होता है? एक ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई ये 17 से ये क्या हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सोडियम आयन क्या हो जाएगा? सोडियम आयन का नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इफ द मास ऑफ सोडियम इज 23,
सोडियम का मास 23 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। अगर इसका मास 23 है तो 11 प्लस 12 23, ठीक। प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 होने चाहिए थे, लेकिन एक प्लस है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका क्लियर? ये चार है दिए हुए हैं, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम एंड नियॉन। इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस इन विच सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो, तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं हो सकता, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। क्लियर? अगर इक्वल होगा इसका मतलब वो एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या तो गेन कर रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तब वो एलिमेंट नहीं है, वो क्या है? आयन। तो चाहे आयन हो चाहे एलिमेंट हो, हम सब उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? सबको स्पीशीज। तो ये जो कौन सी स्पीशीज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास। तो क्या ए और बी या ए बी सी या बी सी डी या सी डी, कौन कौन से जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स? नियॉन एंड सोडियम, सोडियम प्लस चलिए, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। फ्लोरीन का 9, अच्छा फ्लोरीन नहीं होगा ना, फ्लोरीन, ठीक, नियॉन और सोडियम, ये क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। चलिए इसमें बताओ आइसोटोन कौन से होंगे? आइसोटोन कोई है इसमें? आइसोटोन, आइसोटोन मींस जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो, उसको बोलेंगे आइसोटोन। न्यूट्रॉन, क्लोरीन का कितना होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? 9 होगा, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन रहते हैं, 9 18 होता है ना। इसका एटॉमिक मास कितना है? 18। क्लोरीन का एटॉमिक मास, तो इसका मतलब इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? 9। सोडियम का 12 होगा। मैग्नीशियम का 24 होता है। क्या हो जाएगा ये? अगर देखो मैग्नीशियम 24 लेंगे तो 12 आएगा ये, ठीक है। किसका आइसोटोप? मैग्नीशियम का क्या होता है? 12 Mg, मैग्नीशियम का 12 होगा ना, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24 या 25? अभी एक पढ़े थे 25 का, तो 24 है, अवेलेबल है कि नहीं है? मैग्नीशियम 24 या मैग्नीशियम 25? हाँ, जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, मैग्नीशियम का कितना है? 24 है, 25। तो आपके पीरियोडिक टेबल में दिए रहते हैं वो मेन है, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा हो सकता है तब वो आइसोटोप है, उससे कम नहीं होगा। जैसे कार्बन 12 दिया रहेगा, पीरियोडिक टेबल में कार्बन 14 नहीं रहेगा, ठीक है, वो होता है, ठीक।
और इसका नियॉन का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नीशियम का हम लोग देखें कि 25 हो रहा है, तो अगर 25 है तो इसका कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो कोई भी आपका जो है वो आइसोटोन्स नहीं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन तीनों में से कोई आइसोइलेक्ट्रॉनिक या आइसोटोन है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक या आइसोटोन? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तीनों, मतलब कोई भी एलिमेंट आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता। एलिमेंट अगर लिखा है जब तक कि उसमें आयन ना बने, तो आयन दिख ही नहीं रहे, ठीक है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक करने की जरूरत नहीं। आइसोटोन हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, क्योंकि सोडियम का क्या होता है 11 20 और मैग्नीशियम का कितना होगा आपका 12 24। ठीक है, तो इसका जो हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 12। मैग्नीशियम के लिए प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12 और न्यूट्रॉन 12। तो समझ में आ गया, तो दोनों में न्यूट्रॉन क्या है इक्वल, तो इक्वल होने के कारण आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन बोलेंगे इसको, किसको सोडियम और मैग्नीशियम आइसोन्यूट्रॉनिक्स हो गए। हो गया, टू यूरेनियम 235 number of proton, electron and neutron. Number of electron and proton would be 92 and 235 minus 92. 143. 143. 143। सपोज यहाँ से मैंने एक अल्फा पार्टिकल्स क्या कर दिया, निकाल दिया, अल्फा पार्टिकल अल्फा रेस निकला, यहाँ से एक अल्फा रेस निकला, तो ये क्या बन जाएगा, एक अल्फा रे निकला। हाँ, एक अल्फा रेस निकलने से क्या होगा, एक अल्फा रे ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक अल्फा रेस निकलने से क्या होता है, आपका क्या बनेगा, अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड मॉडल
वन अल्फा रेस का मतलब हो जाता है आपका क्या, वन अल्फा रेस मतलब हो जाता है आपका हीलियम एटम के इक्वल किसी भी एलिमेंट से अगर अल्फा रेस निकला, इसका मतलब ये हो गया कि एक हीलियम के जितना आपका एटम निकल गया। तो जैसे यूरेनियम का साइज बहुत बड़ा था, सपोज ये यूरेनियम है, यूरेनियम का एटम है, यूरेनियम के एटम से अल्फा रेस निकला, इसका मतलब एक पार्टिकल निकल जाएगा कितना, ये हीलियम के जितना साइज था, एक छोटा सा हिस्सा क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा, जिससे इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, वेट भी कम हो जाएगा और साइज भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा, दो कम होता है, और एटॉमिक नंबर दो कम हो जाएगा, और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 4 यूनिट कम हो जाएगा। तो यहाँ से 92 की जगह क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90, और 235 की जगह क्या हो जाएगा, 231। तो क्या यूरेनियम रहेगा, 90 एटॉमिक नंबर यूरेनियम का होता है क्या, नहीं, तो 90 जो होता है वो थोरियम का होता है। किसका होता है, थोरियम का। तो ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जो अपना वेट क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, जनरली ये एक्चुअल में है तो फिजिक्स का टॉपिक, पर है केमिस्ट्री का। अब जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो 3 रेस इमिट करते हैं। कितने रेस, 3 रेस। हाँ, अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो यहाँ से 3 रेस निकलेगा, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, और एक होता है क्या, गामा। कितने रेस इमिट करते हैं, 3, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनको देखा गया, तो निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, एनोड और कैथोड। ठीक है, तो अल्फा जो है वो कैथोड की तरफ क्या हो चुका, रिफ्लेक्ट हो गया, मुड़ गया। ठीक, और आपका जो बीटा है वो एनोड की तरफ मुड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा में कौन सा चार्ज होगा, अगर वो कैथोड की तरफ मुड़ा है तो कैथोड मतलब निगेटिव की तरफ मुड़ा है, तो निगेटिव की तरफ कौन मुड़ेगा, पॉजिटिव। मतलब अल्फा में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक, ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ा है, इसका मतलब इसमें कौन से चार्ज होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे। इसमें कौन से चार्ज होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे। और गामा नहीं मुड़ा, सीधा चला गया, तो सीधा चला गया इसका मतलब क्या हो गया, वो कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो गामा में कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो अल्फा, बीटा, गामा 3 रेस के बारे में जाना है। अल्फा में पॉजिटिव चार्ज, बीटा में निगेटिव चार्ज, और गामा में नो चार्ज। ठीक, तीनों का एक अलग मास से रिस्पेक्ट है। अगर किसी भी एलिमेंट से अल्फा रेस निकले तो उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। जैसे अभी देखिए, एक अल्फा निकला मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, तो ये 92 से क्या हो गया, 90 हो गया। क्लियर है, तो अगर अल्फा निकले तो उसका एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा, 2। लेकिन जब बीटा निकले तो उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, +1 बढ़ जाएगा। अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेस निकलने से एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस हो जाएगा, और बीटा निकलने से क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। गामा निकलने से एटॉमिक नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर किसी एलिमेंट से गामा रेस निकल रहा है तो वो पहले की जितना ही मास रहेगा, पहले की जितना एटॉमिक नंबर रहेगा। ठीक है, तो 2 चीज देखें, अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, और ये न्यूट्रल होता है। ठीक, एक अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर 2 कम होता है, और इसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, और गामा में कोई चेंजेस नहीं। एटॉमिक मास की बात करें तो यहाँ पर 4 कम हो जाएगा। ठीक, और गामा में कोई चेंजेस नहीं, और बीटा में भी कोई चेंजेस नहीं। समझ में, बीटा में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन करेंगे, इधर ध्यान देंगे। एक एलिमेंट है ए से अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है बी में,
बी से बीटा पार्टिकल निकलने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है सी में, और सी से अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद बी में कन्वर्ट हो जाता है, और डी से गामा पार्टिकल निकलने के बाद ई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अगर मैं बोलूं ए का जो मास है, ठीक है, वो है आपका 80, ठीक, और इसका मास जो है x, इसका एटॉमिक नंबर है x और इसका एटॉमिक नंबर है y, सॉरी एटॉमिक मास है y, तो E का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा? कैलकुलेट करो, इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए। ए से अल्फा निकलने पर बी बन रहा है, बी से बीटा निकलने पर सी बन रहा है, सी से अल्फा निकलने पर डी बन रहा है, और डी से गामा निकलने पर ई बन रहा है। आपको बताना है ई का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। कांस्टेंट मैंने बता दिया, अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर 2 कम, एटॉमिक मास 4 कम। बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और एटॉमिक मास पे कोई चेंजेस नहीं, और गामा निकलने से ना तो एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ता है ना तो एटॉमिक मास पे फर्क पड़ता है। तो फाइनल बता दो ई में कितने एटॉमिक नंबर होंगे और एटॉमिक मास कितने? So minus 1x y. Right, sir. इसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास वही रहेगा, और जो एटॉमिक नंबर रहेगा, चलो इधर ध्यान दो, ऐसे कैसे एटॉमिक मास? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इधर ध्यान देना, इधर देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? x, x से अल्फा निकल रहा है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? x -2। अब यहाँ से बीटा निकल रहा है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा, तो +1 कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? x -1 हो जाएगा। x -2 था, उसमें +1 कर दिए तो x -1 हो गया। अब फिर से क्या है? अल्फा निकल रहा है, तो फिर से 2 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर गामा निकल रहा है, तो गामा से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो E का एटॉमिक नंबर हो जाएगा x -3। ठीक, अब एटॉमिक मास देखते हैं। एटॉमिक मास इसका कितना है? गामा, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4 कम होगा, तो गामा -4 हो जाएगा। फिर बीटा निकल रहा है, तो बीटा में कोई चेंजेस नहीं, तो इसका भी एटॉमिक मास क्या होगा? गामा -4, और अल्फा निकल रहा है, तो 4 फिर कम से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? गामा -8, और फिर गामा निकल रहा है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? y -8 से y -8 ही हो जाएगा। तो E का जो एटॉमिक नंबर होगा, अगर इसका एटॉमिक नंबर x और एटॉमिक मास y है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? x -3, और इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? y -8 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। x y z u और ये है v। इसका एटॉमिक नंबर है a, एटॉमिक मास है b। क्लियर? यहां से निकला बीटा रेस, यहां से निकला अल्फा रेस, यहां से निकला गामा रेस, और यहां से निकला फिर से अल्फा रेस।
तो V का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा? कितने समय तक बन जाना चाहिए? सर एटॉमिक नंबर A minus 3. A माइनस क्या बोल रहे हो? A minus 3 और वो और B हो 3 जाएगा minus 8. कितना? 3 minus 8. B माइनस 8. 8। चलिए चेक करते हैं। ये एटॉमिक नंबर A है, ठीक है। यहाँ से बीटा रेस निकल रहा है, तो बीटा रेस निकलने से एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है 1। तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 1। फिर अल्फा निकला, 2 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? A माइनस 1। गामा रेस निकल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? A माइनस 1। अब अल्फा निकला तो 2 कम हो जाएगा, तो A माइनस 3। एटॉमिक नंबर तो सही निकाल लिए। अब B है, B से बीटा रेस निकलेगा तो एटॉमिक मास पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, तो इसका एटॉमिक मास B ही रहेगा। लेकिन अल्फा निकला, अल्फा निकलने के कारण क्या हो जाएगा? ये B माइनस 2 हो जाएगा। गामा निकलने से कोई फर्क पड़ेगा? तो B माइनस 2 हो जाएगा, और अल्फा निकलने से फिर से क्या हो जाएगा? यहाँ पर B माइनस 4 हो जाएगा अल्फा से, और ये हो जाएगा B माइनस 4 ही, और ये हो जाएगा आपका B माइनस 8। तो ये भी सही है। B माइनस 8 इसका एटॉमिक मास होगा, और आपका A माइनस 3 इसका क्या हो जाएगा? आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ये सही निकालिए। ठीक है, तो 3 रेस हमने देखा, अल्फा, बीटा और गामा रेस। किससे निकलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होते हैं, ये निकलते हैं। अल्फा बीटा गामा कहाँ से निकलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैवी एलिमेंट है, ठीक है, वहां से ये इमिट होते हैं। तो जब कोई अल्फा रेस निकालता है, इसका मतलब उसका एटॉमिक मास 2 और मास एटॉमिक नंबर 2 और मास 4 कम हो जाता है। बीटा रेस से 1 बढ़ जाता है एटॉमिक नंबर, और गामा रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अगर हम तीनों की स्पीड के बारे में बात करें, तो अल्फा रेस का जो वेलोसिटी रहता है वो लाइट के वेलोसिटी का 10th कम रहता है, मतलब 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। लाइट का वेलोसिटी 3 × 10⁸, तो ये लाइट के वेलोसिटी का 1/10 होता है, ठीक है। और बीटा रेस और गामा रेस का स्पीड जो रहता है क्लोज टू द लाइट स्पीड। लाइट के स्पीड के क्या रहते हैं? ये दोनों के दोनों क्लोज रहते हैं, तो इसका वेलोसिटी रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अल्फा और बीटा रेस दोनों के दोनों क्या होते हैं? चार्जेबल होते हैं। अल्फा में पॉजिटिव चार्ज और बीटा में निगेटिव चार्ज। तो इसलिए ये अगर चार्ज है, तो अगर ये कहीं एयर से होकर के पास होगा, तो जो गैस रहेगा एयर में, जो भी जिस गैस से होकर के पास होगा, उस गैस को क्या कर देगा? आयोनाइज कर देगा। क्या कर देगा? आयोनाइज, मतलब आयन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? अल्फा रेस का जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो कम होता है। अल्फा रेस का पेनिट्रेशन पावर क्या रहता है? कम रहता है। बीटा रेस का पेनिट्रेशन पावर क्या रहता है? थोड़ा सा हाई रहता है। और गामा रेस का पेनिट्रेशन पावर क्या रहता है? और ज्यादा है। मतलब अल्फा रेस को आप 0.1, ठीक है, mm के साइज से आप क्या कर सकते हो? आप इसको
क्या बोलना चाहिए, रोक सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, 0.1 mm। लेकिन यही चीज आपका बीटा रेस के लिए आपका 10 mm, कितना 10 mm। अगर एल्यूमिनियम है 10 mm का तो उसको बीटा रेस पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। और गामा रेस, अल्फा रेस के लिए, लेकिन अगर गामा रेस की बात करें तो ये 10 mm का एल्यूमिनियम शीट को भी पार कर जाएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर के आपके आयरन शीट को भी पार कर देते हैं क्या, आपका गामा रेस। तो गामा रेस का पेनिट्रेशन पावर क्या रहता है, सबसे ज्यादा हाई रहता है। क्यों? क्योंकि वो आयोनाइज नहीं करता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो सीधी रेखा में सीधा सीधा क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन में सीधा चले जाता है, ठीक है। तो ये था आपका अल्फा, बीटा और गामा रेस, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मीट होते हैं। हम लोगों ने देखा इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे क्या इफेक्ट है कि एक अल्फा रेस से निकलने से या बीटा रेस के निकलने से या गामा रेस के निकलने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक। थैंक यू।